महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोंगिलाइडियासिस, जो कि डिजीज़ का नाम है स्ट्रोंगिलाइडियासिस। ये डिजीज़ कौन कोज करेगा? स्ट्रोंगिलाइड्स स्टर्कोरालिस पैरासाइट है जो डिजीज़ कोज करेगा स्ट्रोंगिलाइडियासिस। ठीक है, अगर आपने क्लासिफिकेशन का वीडियो देख लिया है पैरासाइट का, तो अब आपको पता होगा कि भाई स्ट्रोंगिलाइड्स स्टर्कोरालिस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। वो बिलोंग करता है नेमेटोड्स से। ठीक है, तो नेमेटोड के अंदर आपको पता होगा कि जो भी नेमेटोड्स है, जो भी पैरासाइट नेमेटोड्स क्लास से बिलोंग करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल 3 फॉर्म होते हैं: एडल्ट, लार्वा एंड एग। लार्वा है जनरली 4 स्टेज आपको लार्वा देखने को मिलेंगे: L1, L2, L3 एंड L4। सो फर्स्ट हम बात करेंगे एडल्ट की, एडल्ट वॉर्म। तो यहाँ जो हुक वॉर्म के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, ये हुकवॉर्म और स्ट्रोंगिलोइड स्टर्कोरालिस, अगर आप उसकी लाइफ साइकिल कंपेयर करोगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो है कि ओनली फीमेल वॉर्म्स आर सीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पेशेंट है, ठीक है, इसको इन्फेक्शन है स्ट्रोंगिलोइड स्टर्कोरालिस पैरासाइट का। इसके इंटेस्टाइन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल वॉर्म देखने को मिलेंगे। मेल वॉर्म कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर, वो प्रेजेंट होंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है लाइफ साइकिल में, हुक वॉर्म की लाइफ साइकिल एंड स्ट्रोंगिलोइड स्टर्कोरालिस की लाइफ साइकिल के बीच में। ठीक है, फिर ये जो स्ट्रोंगिलोइड स्टर्कोरालिस है वो इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड फिलारिफॉर्म इन शेप। उसके अंदर बहुत सारे वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और एग से स्ट्रोंगिलोइड्स आर ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस का मतलब क्या है कि जब एग रिलीज होगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एग ये रिलीज होगे और तुरंत उसमें से L1 लार्वा रिलीज हो जाएंगे, हेच आउट होंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे ओवोविविपेरस। तो यहाँ जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है वो होगे L1 लार्वा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग में से L1 लार्वा क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे ओविविपेरस। इसीलिए अगर हमें डिजीज़ डायग्नोज करना है कि भाई कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा? फिशिस के अंदर L1 लार्वा ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, जबकि हुक वॉर्म हमने देखा था, जो पैरासाइट था, वहाँ जो डायग्नोस्टिक फॉर्म था वो थे एग। ठीक है, मैं आपको दोनों की लाइफ साइकिल कंपेयर करके बताऊंगी, इसलिए आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लाइफ साइकिल है और यहाँ जो होस्ट है सिर्फ ओनली वन होस्ट ह्यूमन है। ठीक है, और इन्फेक्टिव फॉर्म है L3 लार्वा। आपको नेमेटोड्स के अंदर L1 लार्वा एंड L3 लार्वा उसको याद रखना है, क्योंकि L1 लार्वा है वो जनरली डायग्नोस्टिक फॉर्म होते हैं मोस्टली, और L3 लार्वा है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है। L1 लार्वा को हम कहेंगे रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। क्या कहेंगे? रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। एंड L3 को हम कहेंगे फिलारिफॉर्म लार्वा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हुकवॉर्म की तरह पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय दी L3 लार्वा एंड ऑटो इन्फेक्शन। हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो देखो, ये है लाइफ साइकिल, इसमें दोनों की लाइफ साइकिल है। ये जो लाइफ साइकिल आपको दिख रही है वो है हुकवॉर्म की, और यहाँ जो लाइफ साइकिल दिख रही है वो है स्ट्रोंगिलोइड्स की। ठीक है, और ये कॉमन लाइफ साइकिल है स्ट्रोंगिलोइड्स एंड हुकवॉर्म की। देखो क्या होगा कि L3 लार्वा सोइल में प्रेजेंट है और वो स्किन में क्या कर जाएंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे। फिर आएंगे वो विनस सर्कुलेशन में, वहाँ से क्या होगा? ट्रांसफर हो गए, लंग्स में पहुँचेंगे। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ स्पूटम दे रीच द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहाँ पहुँच गए। अब देखो अब क्या होगा? हुकवॉर्म के अंदर क्या होगा? जो भी ये लार्वा है, ठीक है, जो भी L3 लार्वा पेनिट्रेट कर गए, विनस सर्कुलेशन में गए, लंग में से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आए। अब लार्वा है वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, लेकिन यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों वॉर्म आपको ऑब्जर्व होंगे, जबकि स्ट्रोंगिलोइड्स में सिर्फ और सिर्फ फीमेल वॉर्म ही प्रेजेंट होगी। इसीलिए यहाँ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्ट्रोंगिलोइड्स में। ठीक है, देखो हुकवॉर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, अनएम्ब्रियोनेटेड एग रिलीज होंगे और फिर ये
एनवायरनमेंट में जाएंगे और L1, L2 एंड L3 लार्वा में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये थी लाइफ साइकिल हुकवर्म की, सिंपल है। ठीक है, अब स्ट्रोंगिलोइड्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखो कि भाई L3 लार्वा पेनिट्रेट किया हुआ है। ठीक है, विनस सर्कुलेशन में गए, लंग्स में गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो भी लार्वा है वो डेवलप हो गए फीमेल वॉर्म के अंदर, यहाँ मेल वॉर्म प्रेजेंट नहीं हो गए। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ जो एग है वो रिलीज हो जाएंगे और वो तुरंत ही L1 लार्वा उसमें से रिलीज होंगे। फिर यहाँ साइकिल 2 आएगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और एक है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो ये जो L1 लार्वा जो फिसिस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टूल के अंदर प्रेजेंट है, ये L1 लार्वा अगर पेनिट्रेट कर जाएंगे तो वो वेरियस ऑर्गन में, अगर पेनिट्रेट कर जाएंगे तो वेरियस ऑर्गन को डैमेज करेंगे और वो क्या डिजीज को कोज करेंगे, स्ट्रोंगिलाइडियासिस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट हम देखते हैं, उसमें क्या होगा कि जो भी ये L1 लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म होगी L2 एंड देन L3 और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। ये हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो भी ये L1 लार्वा है वो कन्वर्ट हो गए L2, L3 एंड देन वो कन्वर्ट हो गए एडल्ट वॉर्म के अंदर। यहाँ मेल एंड फीमेल वॉर्म है उसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और वो क्या करेंगे, वो करेंगे एग रिलीज करेंगे। ठीक है, और वो एग L1, L2 एंड L3 लार्वा में कन्वर्ट हो गए और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी। हुकवर्म की लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्ट्रोंगिलोइड्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, वो आपको याद रखना है। और जो डिफरेंस है वो है फीमेल वॉर्म यहाँ हो गए और यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट हो गए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। क्या होगा फिर से मैं आपको बता देती हूँ, चलो। L3 लार्वा पेनिट्रेट कर जाएंगे, विनस सर्कुलेशन में जाएंगे, लंग्स में पहुँचेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आएंगे, फिर यहाँ हुकवर्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट हो गए, फर्टिलाइजेशन होगा, एग रिलीज होगा, वो एनवायरनमेंट में आएंगे और L1, L2 एंड L3 लार्वा में कन्वर्ट हो गए। ये हो गई हुकवर्म की लाइफ साइकिल। अब देखो यहाँ स्ट्रोंगिलोइड्स है, उसमें क्या होगा, L3 लार्वा पेनिट्रेट किया, विनस सर्कुलेशन में गए, लंग्स में पहुँचे, फिर रीच इन GIT एंड देन वो लार्वा है वो फीमेल वॉर्म में कन्वर्ट हो गए और उसका क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वो कन्वर्ट हो गए L1, एग रिलीज करेंगे, एग में से L1 लार्वा रिलीज हो गए। यहाँ होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, L1 L2 में कन्वर्ट होगा एंड L3 में कन्वर्ट होगा। फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में L2 L3 में तो कन्वर्ट होगा और साथ साथ वो क्या करेंगे, एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एग रिलीज करेंगे, फिर L1 L2 एंड L3 में कन्वर्ट करेंगे और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल। बहुत ईजी है, अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये है लाइफ साइकिल। L3 लार्वा क्या हुए, स्किन में पेनिट्रेट हुए, विनस सर्कुलेशन में पहुँचे, फिर लंग में पहुँचे, वहाँ से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहाँ क्या होगा, एडल्ट फीमेल वॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एग क्या हो गए, रिलीज हो गए, एग रिलीज हो गए। लेकिन यहाँ जो भी एग है वो वो ओवोविविपेरस है, स्ट्रोंगिलाइड्स टर्कोरालिस, इसीलिए वो L1 में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वो एनवायरनमेंट में आएंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट में L2 में कन्वर्ट हो गए एंड देन L3 में कन्वर्ट हो गए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ जो भी L1 लार्वा थे L2 में कन्वर्ट हुए, L3 में एंड देन एडल्ट में। ठीक है, और वहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एग रिलीज हो गए और फिर से वो कन्वर्ट हो गए L1 L2 एंड L3 में। ठीक है, फिर हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस में क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, पल्मोनरी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर माइल्ड टू मॉडरेट वार्म लोड है तो आपको एपिगेस्ट्रिक पेन, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड लॉस सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हेवी लार्वल लोड है तो वहाँ हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम एंड डिसएमिनेटेड स्ट्रोंगिलाइडियासिस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, डैमेज करेगी। और कीटेनियस लार्वा माइग्रेंस, वहाँ क्या रेसिस आपको ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे लार्वा करंस, विच एडवांसेस एज फास्ट एज 10 सेंटीमीटर पर आवर और कॉमनली आपको थाई पर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, आप स्टूल माइक्रोस्कोपी कर सकते हो। स्टूल माइक्रोस्कोपी में आप क्या करोगे, वेट माउंट, आप सलाइन माउंट कर सकते हो एंड आयोडीन वेट माउंट आप कर सकते हो। वो आपको पता है इसलिए अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपके जो भी स्टूल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, जो भी लार्वा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टूल कॉन्सेंट्रेशन मेथड कर सकते हो, मतलब कि जिंक फ्लोटेशन मेथड आप कर सकते हो, फॉर्मल ईथर सलाइन मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एंटेरो टेस्ट मैंने आपको एक बार बता दिया है पैरासाइट में, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। एंटेरो टेस्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक पेशेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिओडिनल एस्पिरेट आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे कि ये एक टेबलेट है और इसके साथ थ्रेड बंधा हुआ है। अब आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि ये टेबलेट आप निगल जाओ, ठीक है। लेकिन ये पूरा थ्रेड ना निगल जाए, इसीलिए जो भी थ्रेड है उसके एंड को आप चिपका दो उसके चिक पर, ठीक है। और फिर उसको बोलो कि भाई ये पेशेंट को कि भाई ये टेबलेट है वो निगल जाए। फिर आपको क्या करना है कि ये जो टेबलेट है वो स्टमक में जाएगी और डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन जो भी थ्रेड है वो वहाँ पर डिओडिनम में रहेगा। फिर आपको 1 घंटे के बाद ये थ्रेड है वो आपको खींच लेना है, ठीक है। और जो भी आपको एस्पिरेट मिल रहा है उसको आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे और आप लार्वा ऑब्जर्व करोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर से आप क्या करोगे, डायग्नोस करोगे कि कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर स्टूल कल्चर आप कर सकते हो। स्टूल कल्चर में आप हार्डामोरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर प्लेट टेक्निक यूज़ कर सकते हो। फिर सीरोलॉजी में आप एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हो, लार्वल एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हो, और कोप्रो एंटीजन मतलब कि यहाँ कोई भी एंटीजन जो सिक्रिटरी एंटीजन है, ठीक है, वो आप डिटेक्ट करोगे और डायग्नोस करोगे। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो भी आप डायग्नोस कर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।